Hello student, good morning. Most welcome to the Rita Das classes. I request all the new viewers to please subscribe my channel. Today I am going to teach you the second chapter of class 11 political science. The topic is rights in Indian Constitution. भारतीय संविधान में अधिकार। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अधिकार क्या है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। अधिकार वे हक हैं जो एक आम आदमी को जीवन में जीने के लिए चाहिए, जिसको वह मांग करता है। कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती है। अधिकारों की घोषणा पत्र। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों की संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी। हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूल विकास, सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, आर्थिक, सामाजिक विकास लाने में सहयोग प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, जिसमें एक भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा मानव अधिकारों के संबंध में ज्ञान रखने या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 सदस्य होते हैं। वो कार्य की शिकायतें को सुनते हैं, जांच करते हैं और पीड़ित को राहत पहुंचाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता नायकों तथा नागरिक अधिकारों की मांग समय समय पर उठाई जाती रही है। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाला गया। सामान्य अधिकार वे अधिकार जो साधारण कानून की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बनाकर के परिवर्तन कर सकती है। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं और जिनको विशेष प्रावधान दिए गए हैं लागू करने के लिए। इनकी गारंटी और सुरक्षा संविधान करता है। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं, अगर उनका हनन होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। भारतीय संविधान में भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार का प्रकार है, जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सबसे पहले है समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में समानता को भारतीय राजतंत्र तथा आधारशिला माना गया है। इसमें सभी प्रकार लोगों के बीच समानता स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है और भारतीय संविधान द्वारा देश के किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, रंग भेद, लिंग और जन्मस्थल के आधार पर उसके भेदभाव नहीं किया जाता है। इसे ही समानता का अधिकार कहते हैं। समानता का अधिकार में ये है कानून के समक्ष सभी को समान दिया गया है और समान संरक्षण सभी को दिया गया है। और तीसरा है धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के पर कोई भेदभाव नहीं है। रोजगार के अवसर सभी को समानता दिया गया है। पदवियों का अंत हुआ है और छुआछूत की समाप्ति हुई है। कानून के समक्ष समानता। कानून के समय कोई अमीर हो या गरीब हो, आम जनता हो या कोई विशेष नेता हो, तो सभी कानून के समान है और उन्हें न्याय प्रणाली के द्वारा न्याय दिया जाता है। इसे ही कानून के समक्ष समानता कहते हैं। रोजगार के अवसर की समानता। हमारे संविधान द्वारा सभी को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार पाने का अधिकार है। इसके लिए नागरिकों के उनके जाति, धर्म, लिंग, वेद, जन्मस्थल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।
दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए और कानून व्यवस्था को ठोस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य कर सकता है और अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। स्वतंत्रता के अधिकार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल है। भाषण देने की अधिकार है सबको, और सभी कोई अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी जमा हो सकते हैं, सभा का आयोजन कर सकते हैं, संगठित होने की स्वतंत्रता है उनको। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने की स्वतंत्रता है। कोई भी पेशा चुनने का अधिकार है। जीवन की रक्षा कर सकते हैं। जीवन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है। इसके लिए ये परिभाषा दी गई है कि जीवन के अधिकार का अर्थ ही व्यक्ति आश्रय और आजीविका का भी अधिकार माना जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता है। किसी भी अपराध में अभियुक्त व्यक्तियों के अधिकार 3 प्रकार के होते हैं। किसी भी अपराध में दंडित व्यक्ति अथवा अभियुक्त को कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक दंड नहीं मिलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए भी नहीं किया जा सकता। बल प्रयोग किसी भी व्यक्ति के साथ उसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। वह जैसे डराना, धमकाना, चोट पहुंचाना, मारना, पीटना, ये सब गैर कानूनी है। निवारक नज़रबंदी किसी भी निवारक नज़रबंदी का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति को किए गए अपराध के लिए दंडित करना नहीं, अपितु उसे कोई अपराध करने से रोकना होता है। इस प्रकार के कदम दंडात्मक नहीं होकर सुरक्षात्मक होता है। किसी भी नज़रबंद व्यक्ति को 2 अधिकार प्राप्त हैं। ये जानने का अधिकार है कि किस आधार पर उसे बंदी बनाया गया है। नज़रबंदी के आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन करने का भी अधिकार है। अब है आपातकालीन के समय ये कहा जाता है कि जितने भी मौलिक अधिकार है वो ऐसा है कि वो निलंबित कर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत भाषण की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, देश के भीतर घूमने फिरने की स्वतंत्रता आदि निलंबित हो जाते हैं। तो बिना किसी मुकदमे के सरकार किसी को भी हिरासत में ले सकती है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर प्रभाव आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके अंतर्गत भाषण की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। विधानमंडल ऐसे कानून बना सकते हैं और कार्यपालिका ऐसे कार्य कर सकती है जो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के खिलाफ पाए जाते हैं। अब है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में सरकार चाहे तो धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ भी प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कुछ सामाजिक बुराइयां आदि को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे धर्म परिवर्तन, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा अनुसार अपना धर्म त्याग कर किसी अन्य धर्म को अपना लेता है तो उसे धर्म परिवर्तन कहते हैं। धर्म परिवर्तन का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान किसी भी नागरिक को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान करता है। तो स्वेच्छा अनुसार वो धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन ये कानून के सामने अपराध है। लालच देकर धर्म परिवर्तन करना भी एक कानूनी अपराध है। धर्म का प्रचार और प्रसार का अधिकार। संविधान हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, जिसे हम दूसरों को भी अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकें। शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानव व्यापार, जब वस्तुओं की तरह औरतों पुरुषों को बेचना, भाड़े पर उठाना अथवा अन्यथा उपयोग करने की, इसके साथ साथ औरत और लड़कियों के साथ अनैतिक प्रयोजन के लिए व्यापार करना भी मानव व्यापार कहलाता है। बेगार अथवा जबरन मजदूरी। किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना, फिर उसे मजदूरी न देना अथवा उचित मजदूरी न देना बेगार कहलाता है। हमें संविधान में ये कहा गया अनुच्छेद
2023 के द्वारा मानव व्यापार तथा बेगार जबरन काम करवाने को गैर कानूनी घोषित किया गया है। और दूसरा ये है बाल मजदूरी। अगर कोई भी बच्चा अगर ऐसा है कि कोई भी बाल शोषण, इसे बाल मजदूरी को बाल शोषण भी कह सकते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के कोई भी बच्चे किसी फैक्ट्री, दुकान अथवा खान में काम पर लगाया गया है तो इस प्रकार के बच्चों को कोई जोखिम वाला काम करवाना गैर कानूनी माना जाता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अल्पसंख्यक वह समूह है जिसकी अपनी एक भाषा, एक धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में, पूरे देश में संख्या के आधार पर वह किसी अन्य समूह से छोटा होता है। ऐसे समुदाय को हम अल्पसंख्यक कहते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यक समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है। भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। वे अपनी संस्कृति का सुरक्षित और विकास कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं उसके अंतर्गत वे अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन की स्थिति में सीधे वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। प्रादेश या रेट। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार के आदेश और निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं। उस विशेष आदेश को हम प्रादेश या रीट कहते हैं। तो ये प्रादेश जो रीट है 5 प्रकार की होती है। जो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी और अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। निषेध आदेश। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने में रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करता है। अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं होता है तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश को वह जारी करता है। और अंतिम है उत्प्रेषण रीट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। तो ये 5 प्रकार के रीट है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकारों को दिए गए हैं जिनके न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक उन्हें लागू कर सकती है। पहला है प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों के सूची में 3 प्रमुख बातें आते हैं। वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। वे अधिकार जो नागरिक के मौलिक अधिकारों का अलावा मिलने चाहिए। वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। नागरिक के मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिक के मौलिक कर्तव्य की सूची अनुच्छेद 51 का समावेश किया गया है। इसके अंतर्गत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य दिया गया है। पहले है संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेरित करने वाले को उच्च आदर्शों का हृदय से संजोए रखना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्र रक्षा सेवा के लिए तत्पर रहना, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को महत्व देना, प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और बनने का प्रयास करना। अब है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में
क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों करने का प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, वहीं पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। इसमें क्या अंतर है? मौलिक अधिकार कानूनी सहयोग प्राप्त है, परंतु नीति निर्देशक को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्तियों के निर्देशक सिद्धांतों का संबंध समाज में है, और मौलिक अधिकार प्राप्त किए जा चुके हैं, जबकि निर्देशक सिद्धांतों को अभी प्राप्त लागू नहीं किया गया है। और अंत में, अधिकार ये मानव के लिए बहुत अति आवश्यक है, जिससे मानव का संपूर्ण विकास हो सकता है। धन्यवाद।